Good evening. So, what was the topic? Citizenship. कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस हुआ था? स्टार्ट करना. ओके. So, part second of the Indian Constitution makes provision for citizenship. भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता से संबंधित मुद्दों को रखता है. The first important question is why this is important, clear, for the UPSC. Recently, a lot of developments you can see, like Citizen Charter Register, National Charter Register, and agitation against the CA, clear, Shahin Bagh Kand, and Citizenship Amendment 2019, in which we provides the citizenship of 5 religious communities outside India belongs to the Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh. They were politically persecuted, and certain problems also you can see in northeast, like the Assam, and there are agitations against the infiltrators, Chakma Sararthi, Rohingya Musalman. Recently, a report issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Citizenship, near about more than 5 lakh people's Indian citizens renunciated from the Indian citizenship. Clear? तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं वर्तमान में हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात है, जहां तक हमारा सीए का विरोध है, शाहीन बाग का मामला है, एनआरसी का मामला है, असम और समवर्ती राज्यों में जो चकमा शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान आ गए उनके मामले हैं. इसके अलावा जो है सरकार जो अभी 3 मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से स्पेशली 5 धर्म के लोगों को ही भारतीय नागरिकता प्रदान करने का जो संशोधन किया गया है उसका विवाद है. तो ये सारे कई मुद्दे उभर कर आ रहे हैं और अभी गृह मंत्रालय का जो नागरिकता विभाग है उसने कहा है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में भारतीय नागरिकता का अभित्याग कर दिया है. तो उसके क्या कारण हैं? तो ऐसे प्रश्न जो एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में पेपर 2 में आपसे पूछे जा सकते हैं वो इस ही चैप्टर से क्लियर होगा. लेकिन ये तभी क्लियर होगा जब आपको नागरिकता भारत में जिनको मिली, जिनको मिल रही है और जिनको मिल सकती है उनके बारे में पूरा प्रावधान पता हो. आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से लेकर जो 11 तक के अनुच्छेद हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये आर्टिकल्स सनसेट क्लॉज यानी सूर्यास्त खंड के नियमों के तहत बनाए गए थे. एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट in the Constituent Assembly related to the citizenship, it was considered a headache. भारतीय संविधान सभा द्वारा जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, नागरिकता को एक सिरदर्द के रूप में लिया गया था. इसी नाते हमारे संविधान के अंदर कुछ प्राइमरी स्तर पर नागरिकता के प्रोविजंस को बना दिया गया. आगे चलकर नागरिकता के विषय को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया. क्लियर?
and I think India is the first country in the world which provide the provisions of nationality in their own constitution. शायद भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर नागरिकता के प्रावधानों को संविधान में रखा गया है। नहीं तो नॉर्मली नागरिकता विषय जो होता है वह संसदीय कानूनों के द्वारा, सरकारों के द्वारा विभिन्न देशों में विषय को मैनेज किया जाता है। लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब टेरिटरी डिफाइन कर दिया तो कहा भाई लाओ लगे हाथ जो है हम नागरिकता को भी बता देते हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो नागरिकता के प्रोविजन हैं वो कहते हैं, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है, पर्सन्स जो रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनके नागरिकता के अधिकार, मीन्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 सेज दैट persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen, यानी जिस समय भारत का संविधान लागू होगा, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर चुका है तो संविधान बनने के समय या जब संविधान लागू हो रहा है हम उसे अपना नागरिक नहीं मानेंगे। आर्टिकल 10 सेज दैट जो सिटीजनशिप का अधिकार है या राइट है, अगर एक बार आपको मिला है तो वो सस्टेन करेगा, बना रहेगा, तब तक वो छीना नहीं जा सकता जब तक कोई एक उचित कानून या कोई लॉ ना बना दिया जाए। दैट मीन्स कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। एंड आर्टिकल 11 सेज दैट पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, संसद नागरिकता के अधिकारों का विनियमन कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स की हेडिंग्स हैं। इन्हीं हेडिंग्स को हमें पहले सिलसिलेवार ढंग से समझना है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इनमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 अनुच्छेद एनफोर्स्ड एट वंस, तुरंत लागू हो गए। दैट मीन्स 26 ऑफ नवंबर 1949, यानी जिस दिन भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था, जिस दिन भारत का संविधान इनेक्ट किया गया था, जिस दिन भारत का संविधान खुद को सौंपा गया था, उसी दिन ये 5 अनुच्छेद लागू हो गए थे। क्लियर? और इन्होंने अपना रिजल्ट या इफेक्ट कब से दिखाया? इन्होंने अपना इफेक्ट दिखाया 26 जनवरी 1950 को, यानी एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये आर्टिकल्स लागू तो हो गए 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इन्होंने अपनी प्रभाविकता, अपनी इफेक्टिवनेस कब दिखाई? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 से ना तो कोई सिटीजनशिप का एक्विजिशन कर सकता है और ना ही उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? If someone wants to acquire the Indian citizenship nowadays, अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कहां है ये?
सीए से पहले कुछ नहीं था। मेरा प्रश्न है कि क्या आज भारत का संविधान नागरिकता प्रदान कर सकता है या नहीं? आंसर है नो। आज 5, 6, 7, 8 इनमें से किसी आर्टिकल के द्वारा कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ जिंदा थे 26 जनवरी 1950 तक। इनका ऊर्जा, इनकी पावर, इनकी ताकत खत्म हो गई एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू हैव बेयर एक्ट? ओपन इट। अनुच्छेद 5 खोलिए, देखिए क्या लिखा है। सिटीजनशिप एट द commencement of कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? What is the most important point in this line? At. Laddu will be distributed at 10 a.m. at sharp on 26th of May 2022. अरे नहीं यार, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं। 26 मई 2022 को 10 बजे लड्डू का वितरण होगा। मई छोड़ दो, 26 जनवरी 2023 को 10 बजे झंडारोहण के बाद लड्डू का वितरण होगा। अब आप 10 बजे 27, 28, 29, 30, 31 मई या जनवरी में अगर आप रहे हो, क्या आपको लड्डू मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसी तरीके से नागरिकता की दुकान खुल गई थी, लड्डू की दुकान खुल गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वितरण किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 की मध्यरात्रि तक। क्योंकि 27 जनवरी ऑनवर्ड 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स लागू नहीं हो सकते थे ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्ट। अगर यही लिखा होता ऑन और आफ्टर, क्या लिखा होता? संविधान के प्रारंभ पर या उसके पश्चात, तो ये आर्टिकल जिंदा रहते। लेकिन इसने क्या कहा? 26 जनवरी को, 26 जनवरी पर कुछ लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि इस आर्टिकल ने वो कौन से लोग थे जिन्हें नागरिकता देने की व्यवस्था की? तो आर्टिकल 5 ने कहा एनी पर्सन, क्या कहा? एनी पर्सन या ऑल द पर्संस। क्या होना चाहिए? पहली जरूरत डोमिसाइल इन इंडिया, भारत में मूल निवास होना चाहिए। एंड देखो, एंड वर्ड आया होगा, एंड, और उसके बाद पॉइंट ए बी सी करके 3 पॉइंट्स होंगे। यानी पहली जरूरत है मूल निवास की। किसका मूल निवास होता है, कहां होता है? If a person wants to make India as a permanent home,
आपकी पीढ़ियां गुजरी हो यहां से, तब आपका मूल निवास होगा, और कम से कम 3 पीढ़ी। आप में से कोई दिल्ली का है? आप, इनका दिल्ली में डोमिसाइल बन जाएगा, सर्टिफिकेट, लेकिन आप लोगों का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके बाबे दादे परदादे यहां दिल्ली के नहीं हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में घर बनवा लीजिए, दिल्ली को अपना स्थायी निवास बनाने की इंटेंशन जाहिर कर दीजिए, तो दिल्ली आपको डोमिसाइल बनाकर दे देगी। एक ही जगह से तो निवास करोगे, बाकी जगह रेजिडेंटशिप होगी आपकी। यू विल बी रेजिडेंट, निवासी होंगे आप। तो मूल निवास और निवास में अंतर होता है। आपके पुरखों का घर जहां है, खेत खलियान जहां है, वो आपका मूल निवास है। लेकिन आप अगर उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र वास कर रहे हैं, तो वो आपका निवास होगा। इज इट क्लियर? तो क्या जरूरत बताई अनुच्छेद 5 ने कि हम 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिकता देंगे? जिनका भारत में डोमिसाइल होगा। एंड और क्या होना चाहिए? बॉर्न इन इंडिया, वो भारत में जन्मा हो। क्या साहब नहीं पता था हम कहां जन्मे? लाहौर जन्मे कि इस्लामाबाद जन्मे, रावलपिंडी जन्मे कि ढाका जन्मे? हमारे बप्पा तो हमको लेके चले आए थे। कोई बात नहीं। और देखिए शब्द आया होगा, और ईदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, और अगर ये भी नहीं जन्मे हैं, नो प्रॉब्लम, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज रेजिडेंट। रेजिडेंट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन टाइम बताया कब? इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 years, संविधान के लागू होने से ठीक 5 साल पहले, बिफोर 5 years ऑफ द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने से ठीक 5 साल पहले आप भारत में आ गए हो। मतलब 1945 जनवरी 25 से आप इंडिया में हो। अभी तो 5 साल हुआ। अधिकारी नियुक्त करेंगे उसके लिए, इमिग्रेशन अधिकारी होगा, पासपोर्ट अधिकारी होगा, सिटीजनशिप विभाग में पंजीकरण होगा। हाँ बोलिए। उसी के लिए 6 और 7 बनाया। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उनको हम 5 से नहीं देंगे। आज जो हिंदुस्तान की टेरिटरी बन रही है, उस टेरिटरी के अंदर का जो भारत है, उसमें जन्म होना चाहिए। ठीक है, उसमें जन्म नहीं हुआ है, आउट ऑफ इंडिया हुआ, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो आज है वहां हुआ है, तो उसकी बात हम अनुच्छेद 6 में करेंगे। इज इट क्लियर? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये भारत जो हमारे पास आज है,
जो नक्शा हमारा है, हम उस भारत की बात कर रहे हैं, हम उस 28 राज्य और हम उस यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं जो अभी हमारे पास है। या जो पहले ABCD 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे, उनके अंदर जो हमारा भारत था, हम उस भारत की बात कर रहे हैं। बात समझ आई? तो क्या जरूरत बताई गई? नागरिकता मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में डोमिसाइल है, बॉर्न इन इंडिया, इधर पेरेंट बॉर्न इंडिया, रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन हुआ हो बिफोर द 5 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? बट someone claims that no, I have no idea about it, मैं कहां जन्मा, कैसे जन्मा, क्या हुआ। यानी इफ यू आर डिमांडिंग द सिटीजनशिप एज ए मैटर ऑफ राइट, if you are demanding the citizenship as a matter of right and you are claiming that you are a citizen of India, your parents born in India, so this type of the matters fall under which category? अनुच्छेद 5 ने तो अपना काम कर दिया, 26 जनवरी को जिनको जिनको ये व्यवस्था थी उन्हें दे दिया, लेकिन 26 जनवरी के बाद क्या होगा? कहां से मिलेगी नागरिकता? तो अनुच्छेद 11 कहता है पार्लियामेंट में रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। संसद विधि द्वारा नागरिकता के विषय का विनियमन कर सकेगी। यानी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्राइमा फेसाई एक व्यवस्था नागरिकता की दे दी। क्या व्यवस्था दी? सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय डिसेंट, सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। कहा आगे तुमको जैसा लगे, जो बनाना हो बनाओ। तो संसद को जब ऑथराइज्ड किया गया तो संसद के पास उस समय बहुत काम था, चुनाव कराना था, विधानसभाएं बनानी थी, सीट्स एडजस्ट करने थे, तो नागरिकता के विषय को थोड़ा टाला गया, लेकिन जरूरी था, बहुत सारी डिमांड्स थी। तो इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने 1955 में 1955 में कानून बनाया, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आज 5 तरीके से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप में से कोई बता सकता है एनी मोड टू एक्वायर और एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउअडेज अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955? सही जा रहे हो? बाय बर्थ हो गया, तो बर्थ का प्रोविजन तो हमने 5 में ऑलरेडी कर रखा था।
हम तो जानना चाहते हैं कि आज की डेट में नागरिकता पाने के कौन कौन से तरीके हैं। फिर तो पिछले 64 साल के लोग कहाँ गए? पिछले 64 साल के लोग कहाँ गए? अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। आप जो बता रहे हैं वो पॉलिटिकली परसिक्यूटेड इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं आप, जिनको अभी हमने दिया। आर यू टॉकिंग अबाउट द सीए 2019 ना? मैं तो 1955 की बात कर रहा हूं भाई। ये हो गए तो फिर दोबारा क्यों बनाओगे? और मैंने अभी चीख चीख कर गला फाड़ के आपसे कह रहे हैं कि अब नागरिकता अनुच्छेद 5 से नहीं मिल सकती, तो फिर इन प्रोविजंस को क्यों लोगे? इनके जैसे प्रोविजंस बना सकते हो। और जब मदर लॉ ने नागरिकता जन्म के आधार पर दिया, तो पार्लियामेंट्री लॉ को तो जन्म के आधार पर नागरिकता देनी ही पड़ेगी। यू कांट डिनाई। हम लोग कैसे नागरिक हैं? सिटीजन बाय बर्थ। तो हमारा जन्म तो 26 जनवरी 1950 के बाद हो रहा है ना। अनुच्छेद 5 कहता है कि हम लागू ही नहीं होंगे 26 जनवरी 1905 के बाद, 50 के बाद। तो फिर आज की डेट में नागरिकता कहां से दोगे? किस प्रावधान से दोगे? आज की डेट में नागरिकता दी जाएगी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 अंडर सेक्शंस 3, 4, 5, 6, 7। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। धारा 3 सिटीजनशिप बाय बर्थ। धारा 4 सिटीजनशिप बाय डिसेंट। धारा 5 बाय रजिस्ट्रेशन। धारा 6 बाय नेचुरलाइजेशन। धारा 7 बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी आज की डेट में अगर नागरिकता किसी को मिलेगी तो वो जन्म के द्वारा, मूल वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा मिलेगी, ना कि इनके द्वारा मिलेगी। क्लियर? तो प्रश्न यह है कि अगर संविधान ने जन्म के द्वारा नागरिकता दे रखी थी, तो फिर आपको जन्म के द्वारा नागरिकता क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि मदर लॉ ने बर्थ को आधार बनाया था। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? ये एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, और ये जो बर्थ है ऑन आर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा। वो समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है? हमारा कैसे होगा जब फॉरेन डेवलपमेंट है? तो हमारा कैसे होगा वो? तो अब कहां हुआ ये डिसाइड करो पहले।
अरे इंडिया में कहाँ हुआ? है? दिल्ली में हुआ, ठीक। यही तो पढ़ना है, इसीलिए तो पैसा खर्च कर रहे हैं आप, इसीलिए पैसा खर्च करते हैं। यही पढ़ाएंगे अभी, क्लियर? योर क्वेश्चन इज प्री मैच्योर। तो तरीके पता चल गए आपको? क्या तरीके हैं? डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इतना क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई? क्या क्या समझाया आपको कि अनुच्छेद 5 सनसेट क्लॉज का प्रोविजन है जो कहता है कि सिटीजनशिप एट द commencement of constitution. Our constitution commences from 26th of January 1950, but the most interesting point is that article 5 earlier commencement of constitution was enforced. संविधान के लागू होने से पहले ही अनुच्छेद 5 लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ये कहां कहा गया है? इज इट रिटन? जो बात मैंने बोली, ये तो 5 में लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 5 नामक जो दुकान है समोसे की, ये 8 बजे खुल गई, समोसा 10 बजे से मिलेगा। तो नागरिकता का जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 है, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। ये कहां लिखा है? वो तो तुम संविधान में लिख रहे हो कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन ये बात कहां है कि अनुच्छेद 5 पहले ही लागू हो गया, संविधान के प्रारंभ होने से पहले ही। 26 जनवरी को तो नहीं लिखोगे ना ये। प्रियम्बल में सिटीजनशिप की बात की गई है। फिर ये कहां लिखा है, यही तो पूछ रहा हूं महाराज जी। मैं पढ़ाया हूं इस नाते पूछ रहा हूं आप लोगों से, नहीं पूछता गधेड़ों। अंडर आर्टिकल 394, भूल गए? प्रियम्बल में नहीं पढ़ाया था? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, उनमें से प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भी तो लागू हो गए थे। एट वंस। देखो 394 क्या कह रहा है? दिस आर्टिकल itself and 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है, 60 लिखा है, 326 लिखा है, 366 लिखा है, 367 लिखा है, 380 लिखा है, 381 लिखा है, 88 लिखा है, 92, 93, 94 लिखा है। फिर ये आर्टिकल्स उसी समय लागू हो गए थे, एट वंस लिखा होगा, एंड फिर लिखा होगा रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिमाइंडर कॉन्स्टिट्यूशन shall enforce on the 26th of January 1950। हाँ, कुछ बकबक तो तुम 300 कर रही थी, लेकिन तुम पहुंच नहीं पा रही थी। तो 394वां आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने वाला अनुच्छेद है, और उस समय 5, 6, 7, 8, 9 उसी समय लागू हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया था। ये अपना प्रभाव किस दिन दिखाएंगे? 26 जनवरी 1950 को।
उसके पश्चात नहीं। उसके पश्चात अगर किसी को नागरिकता पानी है तो वो कहां जाए? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इस कानून के अंतर्गत नागरिकता पाने के 5 तरीके। कौन कौन सा तरीका? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर? So this particular provision, birth, the first question is, birth where? Within the territory of India. Within the टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जन्म होना चाहिए, पहली शर्त। क्लियर? व्हेन कब? ऑन और आफ्टर the commencement of constitution, संविधान के प्रारंभ पर या उसके पश्चात। क्लियर? whom, किसे? a person born, a person born। तो क्या कोई भी भारत में जन्म ले ले? एज पर हिज क्वेश्चन, अ डिप्लोमेट केम इन इंडिया एंड देयर चिल्ड्रन टेक्स बर्थ इन आवर टेरिटरी, क्या हम उसे नागरिकता दे देंगे? है मक्खन लपेट के उत्तर दे रहा, शायद नहीं। दे देते थे on the basis of doctrine of jus soli। भूमि लैंड के कानून के अनुसार, irrespective of nationality of the parents, remember article 5, all persons born in India, if you're not born in India, either parents born in India, if they are not born in India, resident in India for 5 years, last 5 years, irrespective of the nationality of those persons। तुम किस देश के हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम हमारे संविधान के लागू होने के दिन तक भारत में जन्मे हो, तुम्हारे मां बाप में से कोई जन्मा है, या तुम भारत में 5 सालों से रह रहे थे, तुम्हारा पंजीकरण हो गया था, तो जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा तुम भारत के नागरिक रिकॉग्नाइज कर लिए जाओगे। सो आर्टिकल 5 प्रोवाइड्स द सिटीजनशिप एज ए मैटर ऑफ रिकॉग्निशन। वह सिर्फ नागरिकता की मान्यता देता था, लेकिन अब वही मान्यता फिर भी हमने जारी रखा और कहा इस कानून, इस सिद्धांत के अनुसार कि ठीक है, बॉर्न इन इंडिया दे देंगे नागरिकता, लेकिन इस डॉक्ट्रिन से हमने एक
पैराडाइम शिफ्ट लिया, हमने एक डिपार्चर लिया और डॉक्ट्रिन ऑफ जसोली से डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लड रिलेशन मीन्स सैंग्विनिटी, रक्त संबंध की तरफ चले गए हम। कब गए? पहली बार CAA 1986, 1986 में हमने पहला संशोधन किया। समय राजीव गांधी जी की सरकार। कारण रोहिंग्या मुसलमान, चकमा शरणार्थी। समस्या असम अकॉर्ड, असम समझौता। इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ असम एंड स्टूडेंट्स यूनियन आसू, नागा फ्रंट। क्लियर? जब बहुत बड़ी भारी मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 3 करोड़ लोग इंदिरा जी के समय तक आ गए थे, तो इंदिरा जी ने इस समस्या को खत्म करने के लिए बांग्लादेश को अलग करवा दिया। लेकिन फिर भी समस्या नहीं रुकी। गरीबी, भुखमरी, लाचारी की वजह से बड़ी भारी मात्रा में लोग हिंदुस्तान की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान पैरासूट लगाकर आगे बढ़ रहा था। आज जैसे मैक्सिको, अन्य लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, यही समस्या हमारे साथ हुई थी। तो हमने अपनी नीति बदली। कहते हैं जब व्यक्ति ना बदल सको तो अपनी नीतियां बदल दो। चेंज योर पॉलिसी, डोंट द पर्सन। तो हमने ये संशोधन किया। ये संशोधन हमारा इन्फोर्स हुआ EWF 1 जुलाई 1987, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य हम किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे? किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे? डॉक्ट्रिन ऑफ जसोली को। यानी 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में कोई बच्चा जन्म ले लेता था, उसके मां बाप कहीं के भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स, हम सिटीजनशिप दे देते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद, यानी आफ्टर 1 जुलाई 1987 से लेकर दिसंबर 2003 तक हमने कहा ईदर पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड। यानी भारत में जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी हम उस बच्चे को भारत की नागरिकता देंगे। इज इट क्लियर? तो 1/7/1987 के बाद हमारा कौन सा सिद्धांत हो गया? डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लड रिलेशन और सैंग्विनिटी। इज इट क्लियर? फिर भी समस्या नहीं खत्म हो रही थी, फिर भी समस्या नहीं खत्म हो रही थी। तो अगला संशोधन हमारा आया था
CAA 2003, जो कि दिसंबर 2003 से लागू हुआ। इज इट क्लियर? तो आफ्टर दिसंबर 2003 हमने नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। बच्चे के जन्म के समय माता पिता दोनों दिसंबर 2003 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, उसके मां बाप दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। प्योरली ब्लड रिलेशन, सैंग्विनिटी। यानी जुलाई 87 से दिसंबर 2003 के बीच पार्शली वी इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ सैंग्विनिटी, बट आफ्टर 2003 फुल्ली वी सपोर्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ सैंग्विनिटी। यानी 1 जुलाई 1987 से दिसंबर 2003 के बीच में हमने रक्त संबंध का जो सिद्धांत था उसे आंशिक रूप से लागू किया, लेकिन दिसंबर 2003 के बाद से रक्त संबंधता को हमने पूर्ण रूप से लागू किया, लेकिन विद एन एक्सेप्शन। एक्सेप्ट इफ वन इज नॉट ईदर पेरेंट, माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, he must not be an illegal immigrant। तार के नीचे से घुसकर आए हैं भाईजान और भारत में आकर किसी मुस्लिम लड़के या लड़की से शादी कर ली, अवैध प्रवासी हैं आप। और ऐसे अवैध प्रवासियों के बच्चों को भारतीय नागरिकता 2003 के बाद देना बंद कर दिया। संशोधन कब होगा? 2014 में। फिर अमेंडमेंट कब होगा? 2019 में। 14 का संशोधन नहीं पास हो पाया, उसी को फिर 19 में पास कराया, लेकिन उसमें भी उन अवैध प्रवासियों में सिर्फ मुस्लिम्स को आउट किया। 3 देशों के जो हिंदू पॉलिटिकली प्रोसिक्यूटेड थे, परसिक्यूटेड थे, उनके लोगों को हमने वैध बना दिया। और एक टाइम पीरियड जो हिंदुस्तान में गुजारने 12 वर्ष का था, उस समय को कम कर दिया, 15/4/19, और कह दिया कि 12 वर्ष को इन लोगों के द्वारा, इन देशों से आए हुए इस धर्म के लोगों को 5 वर्ष पढ़ा जाए। समझ में आ रही? समझ में आ रहा है? आया ना? तो 3 दिसंबर के बाद से हमने अवैध अप्रवासी जो भारत में थे, भले ही वो शादी ब्याह करके बच्चे पैदा कर चुके थे, उनके बच्चों को हम नागरिकता नहीं देंगे। और जब नाना को पता चलेगा, नानी को पता चलेगा, दादा दादी को पता चलेगा कि भैया ये जो चकमा और रोहिंग्या आए हैं, इनसे हमारी जो खाला पैदा हो गई हैं, खल्लू पैदा हो गए हैं, अब इनको नागरिकता नहीं देने जा रही मोदी सरकार, विरोध होगा कि नहीं होगा? समझ में आया CAA का विरोध क्यों हुआ? पीड़ा कहां थी, दर्द कहां था? पीड़ा और दर्द इस बात का नहीं था
कि हम सिर्फ मुस्लिम भाइयों को ही नागरिकता देने से वंचित कर रहे हैं। पहली तो ये हमारी सॉवरेन पॉलिसी, हम भारत में किसे घुसने देंगे किसे नहीं घुसने देंगे। आप फर्ज करिए घर में 5-6 बहनें हैं और एक बहन ने लव मैरिज कर लिया। अब वो चाहती है कि वो लड़का भी आकर उसी घर में रहे, बाप ने विरोध कर दिया, मां सहित 5-6 बहनें धरने पर बैठ गईं। क्यों नहीं आने दोगे? समझ में आ रहा है? तो ये विरोध किस चीज का था? कहने को तो विरोध था, इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। तो द माय क्वेश्चन इज, आर्टिकल 14 द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द पर्संस फॉर दोज हु इलीगली इमिग्रेंट इन इंडिया। जो व्यक्ति अवैध रूप से भारत में घुसा है, क्या वह भारत के राज्य क्षेत्र पर समानता के अधिकारों की मांग कर सकता है? कम विद द क्लीन हैंड्स। यस, आर्टिकल 14 is available to every person, any foreign nationals who is residing in India, but not to those persons who are criminals, illegal immigrants. आप किसको बचाने की बात कर रहे हैं? किसको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं? एंड एज पर द इंडियन इमिग्रेशन लॉ, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास हमारे देश का वीजा नहीं है, तो यू आर इलीगल इमिग्रेंट एंड वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, सेंड यू बिहाइंड द बार्स और डिपार्चर इन योर कंट्री। डिपोर्ट कर देंगे आपको। हम क्या करें? घर से भागते समय नहीं समझ में आया था ससुराल वाले घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? है? हम क्या करें? इसके जिम्मेदार है, वही तो मैं कह रहा हूं। जब लड़की घर से भाग रही है, अब वो जाने कि वहां रखा जाएगा कि हमको नहीं रखा जाएगा। कैसे मिल गई? ईदर पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। Not retrospectively affected to those person who born in India or get the Indian citizenship earlier. क्या बोला मैंने? Not retrospectively affected those person who got Indian citizenship before the amendment. कोई भी कानून जो हानिकारक होता है वो पिछली तारीखों से लागू नहीं होता है। Every कानून, every law has their the enforcement date in prospective dates. नहीं नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप कानून कब बना रहे हैं? क्यों होगी? वो तभी होगी जब किसी कानून को आप पूर्ववर्ती प्रभाव देंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बनाएंगे आप, एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ, इट इज अ सिविल लॉ। बनाया जा सकता है, पिछली तारीख से प्रभावित देकर बना सकते हैं आप कानून, लेकिन हमने जो संशोधन अधिनियम पारित किया उसे प्रोस्पेक्टिव डेट से आगे की तिथि से लागू किया। तो पीछे जिनको मिल चुका है उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे।
तो विरोध तो होना ही नहीं चाहिए था। बात समझ रहे हैं? हमने उनको भी दे दिया जिनमें माता पिता में से कोई भी एक नहीं भी भारतीय नागरिक था, आज भी दे रहे हैं। वीजा पासपोर्ट लेकर आ जाओ, सानिया मिर्जा से ब्याह कर लो। अगर आज की डेट में सानिया मिर्जा का बच्चा इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड करे तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं देंगे आप? तो हमने कब मुसलमान के नाते किसी की नागरिकता रोकी है? सानिया मिर्जा हमारी बेटी है कि नहीं भारत की? टेनिस खिलवाते हैं तो भारत की बेटी है, नागरिकता देते समय बेटी नहीं है। और उसके जो शौहर हैं तार के नीचे से घुस के आए हैं क्या? जब भी आते होंगे इंडिया पासपोर्ट वीजा लेकर आते होंगे ना? तो क्या कानून बना? बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट ही इज नॉट, बट ही इज नॉट इलीगल इमिग्रेंट। इफ एनी रीजन, अगर सानिया मिर्जा का बच्चा इंडियन सिटीजनशिप की अपनी मां की वजह से डिमांड करता है, आपको देना पड़ेगा। हमने कहा था नहीं दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस पेरेंटहुड में फादर जिस देश का नागरिक होता है उसके माइनर चिल्ड्रन की नागरिकता उसी देश की होगी जहां पिता की नागरिकता होगी। यानी अगर सानिया मिर्जा को अपने बच्चे को नागरिकता दिलवानी है तो पहले अपने शौहर से तलाक लेना पड़ेगा। तलाक के बाद उस बच्चे के पाकिस्तानी पासपोर्ट को जमा करवाना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई करवाना पड़ेगा। क्योंकि उसकी मां भारतीय नागरिक थी उसके जन्म के समय, इस वजह से उसका बच्चा भी इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता। लेकिन वैवाहिक स्थिति के दौरान चूंकि उसका पिता बच्चे का पाकिस्तानी नागरिक है तो हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। तो वो बच्चा अपने मामा के यहां जब रहता होगा हैदराबाद में नाना के यहां, तो भारत सरकार से पासपोर्ट वीजा, पासपोर्ट तो मिलेगा नहीं, वीजा लेकर इंडिया में रहता होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो हमारी कोई बेटी पाकिस्तान में ब्याही हो और उसने इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, तो वो तो जब चाहे तब इंडिया आ सकती है। लेकिन उसकी जो बच्ची होगी, उसका जो बेटा होगा, वो जब भी इंडिया आएगा भारत सरकार से उनको वीजा लेना पड़ेगा अपने मामा के यहाँ आने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आया ना? समझ गए? तो ये प्रोविजंस कब बनाए गए? एक संशोधन 86 में हुआ, दूसरा 2003 में हुआ। क्लियर? 86 से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ जसोली चल रहा था, 86 के बाद पार्सली डॉक्ट्रिन ऑफ सैंगुनिटी लागू हुआ, और फुल्ली विद द वन एक्सेप्शन हमने लागू कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लड रिलेशन या सैंगुनिटी। तो आज की डेट में अगर कोई बच्चा भारत की धरती पर जन्म लेगा तो उसके माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। इज इट क्लियर? इफ अ चाइल्ड टेक्स बॉर्न आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन पेरेंट्स, भारतीय मां बाप का बच्चा अगर भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर कहीं पैदा हो तो फिर उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? हम्म? कब से? एक का नियम हर जगह? पहले तो आपको बताना है उसकी नागरिकता का प्रकार क्या होगा। सिटीजनशिप बाय डिसेंट।
मूल वंश के द्वारा। यानी अगर कोई बच्चा भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर पैदा हो, कहां? नॉट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चीन, अनडिवाइडेड इंडिया। हमारे भारतीय मूल का बच्चा अगर कहीं पैदा हो रहा है, भारतीय माँ बाप जो उसके जन्म के समय नागरिक हैं, इज इट क्लियर? लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी चेंज था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 तक, 1992 तक, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर पैदा हो, कितने से कितने बीच में? 50 से लेकर 92 के बीच में, तो ऐसे बच्चे हिज और हर फादर अपने पिता के आधार पर, इंडियन सिटीजन होने के आधार पर हमारी नागरिकता ले सकता था। क्योंकि मूल वंश या डिसेंट जो होता है ये पिता से माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, तो इनका सन, सन्स, सन, सन्स, सन्स, सन। क्यों हंस रहे तुम लोग? पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र। सामान्य भाषा में बेटा, पोता, परपोता। क्लियर? अगर ये बालक भारत राष्ट्र से बाहर पैदा हो रहा है, तो ये अपने बाप, अपने दादा या अपने परदादा के इंडियन सिटीजन होने के आधार पर नागरिकता ले सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है उसके जन्म के समय बाप, दादा या उसके परदादा इंडियन सिटीजन रहे हो। उस समय तक नहीं, जन्म के समय। आज मैं पैदा हुआ अमेरिका में और मेरे दादा उस समय इंडियन सिटीजन थे, जिंदा थे मेरे जन्म के टाइम। मेरे जन्म लेते ही उनकी आंख बंद हो गई। और इस बात का प्रमाण है, मैं 25 को पैदा हुआ, 26 को मेरे दादा मर गए। तो अगर मेरे दादा का 26 के मरने का सर्टिफिकेट है मेरे पास, डेथ सर्टिफिकेट, मेरे 25 के पैदा होने का है, और मेरा बाप अमेरिका का नागरिक, तो मैं अपने दादा के आधार पर जब वयस्क हो जाऊंगा तो इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता हूं। लेकिन ये पुराने समय की बात है, बहुत नियम चेंज हो गया है, अभी और सारी बातें बताएंगे। तो जो मूल वंश या डिसेंट जिसको कहते हैं, पिता से 3 पीढ़ी नीचे तक होता है, तो अपने फादर के आधार पर ये बच्चे इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एक पीढ़ी ही देखा जाता है, पिता वाला। इज इट क्लियर? लेकिन 3 पीढ़ियां डिसेंट में आती हैं। मूल वंश की जब बात होती है तो 3 पीढ़ी की बात होती है। बात समझ में आ गई? लेकिन आफ्टर 1992, 1992 के बाद से लेकर दिसंबर 2004 के बीच हमने बोथ द पेरेंट
की बात कर दी। किसने कितने बीच में? 92 से 2004 के बीच माता पिता में से कोई, दादा दादी में से कोई, नाना नानी में से कोई, दोनों का इंडियन सिटीजन होना जरूरी कर दिया। तो फिर ऐसे बच्चे भारतीय नागरिकता ले सकेंगे। इज इट क्लियर? और इसके बाद से तो नियम क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। क्लियर? यानी आज की डेट में अगर आप मियां बीबी भारतीय नागरिक हैं और आपका बेटा अमेरिका में पैदा हो जाए तो अपने माँ बाप के आधार पर वो बच्चा भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन आप अमेरिका गए, वहीं एक गोरी मेम से विवाह कर लिया, अब सिर्फ आप ही भारत के नागरिक थे उस बच्चे के जन्म के समय, उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। स्पाउस, माँ बाप दोनों। ले आए बहू को, 7 साल चौका बर्तन कराएंगे और उसके बाद नागरिकता उस बहू को दे देंगे। बहू के नागरिकता मिलते ही ऑटोमेटिकली वो बच्चे हमारे नागरिक हो जाएंगे। क्योंकि उनके देश का भी तो कोई कानून होगा। जैसे यूएस की लड़की इंडिया का लड़का, यूएस की लड़की इंडिया का लड़का, हमारे यहां लड़का गया वहां ब्याह कर लिया, अब बच्चा वहीं पैदा हुआ, एंड एज पर द यूएस लॉ दे प्रोवाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट सोली सिटीजनशिप। तो बच्चा एक तो जन्म के कारण नागरिक हुआ और उसकी मां भी अमेरिकन है, तो वो तो फुल फ्लैश सिटीजन होगा उनका। अब लाओगे कैसे? यहां मम्मी का फोन जा रहा बार बार, पोते का मुंह देखना है, ले आओ। तो पहले भारत सरकार से वीजा लो। लिया वीजा, अंग्रेजन को भी ले आया, उसको इंडिया पसंद आ गया, रोटी वोटी खाने को मिल गया, सब्जी वब्जी मसालेदार खाने को मिल गया, तड़का उड़का मिल गया, नदी वदी में नहाने गढ़िया तालाब में मिल गया, गाली वाली सीख गई। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चा उदाहरण बता रहा हूं आपको। हमारे एक मित्र के साथ हुआ, रसिया गए थे पढ़ने भाई साहब, बाप तेलको में बड़े अधिकारी थे, और जब लौटे तो एक भारी भरकम भाभी लेकर आए। वो रसियन ठंडे प्रदेश की लड़की वोदका पीती थी, तो साल भर में एक बार दिल्ली आती थी, तब मैं पढ़ता था, वो हमारे रूम पर रुकते थे वो लोग। शाम को जैसे हो, देवर जी, उनके जी भाभी जी, यू वांट? हम नहीं, ओके आई कैन, यस। तो अपना 2-4 पैक 5 बैग बनाती थी, ठर्रा पी जाती थी। सुबह उठती थी, एक इतना बड़ा जग ब्लैक कॉफी गटगट 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 पी जाती थी। आज की डेट में वो झारखंड में थे, आज की डेट में विशुद्ध रूप से वो भोजपुरी बोल लेती हैं, बढ़िया गाली दे लेती हैं। होली दीपावली अगर आप उनके पकड़ में आ गए तो बढ़िया से रगड़ देंगी रंग वंग लगाकर, और शुद्ध रूप से वो इंडियन हो चुकी हैं। 2 बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे, और वो लगते नहीं है कि वो रसियन है कि इंडियन है, अजीब टाइप के सब दिखते हैं। साइबेरियन तो नहीं दिखते हैं, आप मंगोलाइड टाइप के थोड़े दिखते हैं। कभी अवसर ऐसा हुआ उनका दिल्ली आना हुआ तो हम आप लोगों से मिलवा भी देंगे। हाँ, अमेरिका, हमारे यहाँ नहीं। अमेरिका में क्या है कि नागरिकता पाने की नियम बहुत कठोर है। तो वहां पर क्या है कि आप अगर वहां रहना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था देनी पड़ेगी, तो वो आपको परमानेंटली रहने की इजाजत देते हैं। तो वीजा के अनुसार आप टूरिंग वीजा लेंगे, स्टडी वीजा लेंगे,
कंपनी वीजा लेंगे, वर्क वीजा लेंगे, वीजा खत्म, भागिए हमारे देश से। अब आप कह रहे नहीं साहब हमको रहने दो यहीं पर। आप मेरे देश के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? सर मैं कानून बहुत अच्छा जानता हूं, सर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, सर मैं एटॉमिक एनर्जी अच्छा जानता हूं। ओके, यू आर ए क्वालिटी पर्सन, ठीक है, हम तुमको पीआर दे देते, रहो काम करो हमारे यहाँ। वो तो अट्रैक्ट कर लेते, खींच लेते हैं। मतलब अगर आपने उनकी सिटीजनशिप लिया तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। पीआर लेने पे कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं रहो, इंडियन पासपोर्ट मत छोड़ो, यू विल बी कंसिडर्ड एनआरआई। If you are getting the PR from any foreign country, you will be considered NRI. NRI is a status given by the Ministry of Foreign Affairs. NRI किसका सब्जेक्ट है? विदेश मंत्रालय का। और सिटीजनशिप किसका सब्जेक्ट है? गृह मंत्रालय का। तो विदेश मंत्रालय से आपको एनआरआई स्टेटस लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी। और अगर आपका एनआरआई स्टेटस हो गया है तो फिर आप भारत में कई प्रकार के लाभ भी पा सकते हैं। और जब मन करे आप बाहर देश में 182 दिन से ज्यादा बाहर में रहते हैं तो फिर आपको एनआरआई स्टेटस मिल जाता है। लेकिन अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2006 से एक नया नियम लागू कर दिया है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें आप जिस देश के नागरिक बने हैं उनकी नागरिकता रखिए रखिए, आप हमारी नागरिकता भी ले लीजिए। एंड देयर इज नो नीड टू होल्ड द इंडियन पासपोर्ट टू कम इन इंडिया, टू रिसाइड इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। यू कैन वर्क हियर एक्सेप्ट सम वर्क्स, माउंटेनियरिंग, रिसर्च और एनी टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कुछ चीजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो जो काम करना चाहते कुछ भी कर सकते हैं आप। बट यू विल नॉट बी होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अभी हमारा इलेक्शन कमिश्नर गए थे तो उन्होंने एनआरआई को कहा कि आप वोटिंग लीजिए। एनआरआई दो तरीके के, एक वो लोग जो भारत का पासपोर्ट रखते हैं और दूसरे देशों में वर्क के कारण, पढ़ाई के कारण या किसी तरीके से एनी अदर रीजन वीजा लेकर रहते हैं, दे आर कंसिडर्ड द फुल फ्लैश सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। भारत का जब जीडीपी निकालते हैं तो उसमें भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन जोड़ते हैं कि नहीं? किसका पैसा है ये? हमारा नागरिक जो विदेश में कमा रहा है और उसको एनआरआई स्टेटस या नहीं भी मिला है, टेम्पोररीली वो बाहर रह रहा है, तो उसका धन हम लोग करते हैं एज पर द सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। उसकी व्यवस्था अलग से की गई। अ पर्सन हु इज नॉट रिसाइडिंग मोर देन 182 डेज इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति 365 दिनों में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में नहीं रहता है और ऐसा लगातार 2-3 वर्षों से, कई वर्षों से चल रहा है, तो वह अपने एनआरआई स्टेटस के डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म भरकर अपना ले सकता है। गेटिंग? लेकिन जो इंडियन ओरिजिन का फॉरेन सिटीजन है, हम अमेरिका गए, वहीं शादी कर लिए, वहीं बच्चे पैदा हो गए, फिर हमारा ग्रीन कार्ड बन गया, पीआर बन गया जिसको आप कहते हैं, और फिर हमने अप्लाई किया, हमको वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, नागरिकता भी मिल गई। तो जैसे ही आप दुनिया के किसी देश की नागरिकता लेंगे, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारत सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। आपकी नागरिकता ना खत्म हो, आप कुछ लाभ भी उठाते रहे, इसी के लिए हमने पहले पीआईओ बनाया, 2003 से लागू किया, और 2006 से हमने उसको ओसीआई में कन्वर्ट कर दिया। वो पूरा एक चैप्टर है, उसको हम लोग लेंगे, पीआईओ कैसे आया, ओसीआई कैसे आया, कैसे क्या क्या हुआ। हाँ,
कहाँ की? किसको? पत्नी की नहीं होगी, बच्चे को मिल सकती है बाप के नाते। बच्चा तो भी तो हमारा नागरिक है ना। इंडिया की छोड़ो, वहां अप्लाई करवाओ। पत्नी को नहीं मिलेगी, वाइफ को नहीं मिलेगी। जो वाइफ तो हमारी सिटीजन है ना उसकी। हाँ, तो आप हमारी नागरिकता छोड़ रहे हो ना, तो अपने चिल्लर फुटकर को ले जाओ। क्योंकि पिता की नागरिकता के डिसोल्यूशन के बाद बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाती, तभी तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे को मिल जाएगी वहां। उसकी नागरिकता खत्म। पिता के नागरिकता के समाप्ति से अवयस्क बच्चों की नागरिकता खत्म हो जाती है। हाँ। हाँ, वयस्कता मिलने के बाद विद इन 1 ईयर। वही तो मैं कह रहा हूं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वयस्कता के बाद वह बच्चा ये डिसाइड करने की स्थिति में आ जाएगा कि वह भारतीय नागरिक बनना चाहता है कि नहीं। क्योंकि उसकी नागरिकता उसके बाप की वजह से खत्म हुई है, तो ही कैन रिज्यूम हिज सिटीजनशिप विद इन 1 ईयर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दैट चाइल्ड। अवयस्क बच्चा अपनी वयस्कता से 1 वर्ष के भीतर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हमारी नागरिकता के लिए पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र दे सकता है। किसके? बिल्कुल हो सकता है, मदर के केस में भी हो सकता है, लेकिन पैटर्निटी तो सबसे पहले पिता से देखी जाएगी ना। आप जो कह रही हो वही तो शोएब अख्तर का भी तो मामला है। शोएब मलिक जो भी है, आप जो कह रहे हो वही वही बात तो हुई। सानिया मिर्जा इंडिया की लड़की है। टोटली और कंसिडरली क्या होता है? फॉरेनर सिटीजन तो फॉरेन सिटीजन। हाँ, वो अलग बात है कि वो पाकिस्तानी मूल का है, आप भारतीय मूल के रहेंगे। भारतीय मूल का आप विदेशी नागरिक हो जाएंगे ना आप। तो बात तो वही हो गई ना। कानून में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, समझ में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। बात तो एक ही हो गई। अरे भाई, हमारे देश का लड़का है, यही शादी हुआ, अमेरिका चला गया। अब उसने अमेरिका में कैसे भी करके मान लो सिटीजनशिप उसकी मैनेज हो गई। अब वो इंडिया आता है, इंडिया में ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो बाई बर्थ उस बच्चे का राइट तो है। लेकिन चूंकि बाप, पिता जो है वो फॉरेन सिटीजन हो चुका है, तो बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि बच्चा वयस्क ना हो जाए। तो बच्चा यानी इंडियन सिटीजन के माइनर चिल्ड्रन को नागरिकता तभी मिल पाएगी जब वो अपने वयस्कता से 1 वर्ष के भीतर हमारी एम्बेसी में वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले एंड डिक्लेयर दैट दे आर गोइंग टू होल्ड द इंडियन पासपोर्ट, और उस देश की नागरिकता वो छोड़ देंगे, तो हम अपनी नागरिकता दे देंगे। ये ठीक? एनी अदर कंफ्यूजन? क्या क्या सीख लिया हमने? सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। बर्थ और डिसेंट में अंतर क्या है? बस बर्थ में विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया जन्म होना चाहिए, और डिसेंट वाले मामले में आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बच्चे का जन्म होना चाहिए। और नियम वही था, 50 से लेकर 92 तक कोई दिक्कत नहीं थी। 92 से 2004 के बीच में इधर पेरेंट, और 2004 के बाद बोथ द पेरेंट्स का लागू कर दिया गया। क्लियर? किस देश में? किसका?
आप हैं कौन? तो नेचुरलाइजेशन करेंगे, आपका देसीकरण करेंगे। जब भी आप भी पान वान खा के थूकना शुरू कर दें, आप भी जो है रिक्शे वाले से 10 रुपया मांगना शुरू कर दें, धनिये वाले से भैया गठरी धनिया दे दो, मजाक की बात है। कहने का मतलब यह है कि आप 12 वर्ष भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रहिए। आप यही बात करना चाह रहे हैं ना, प्योरली अ फॉरेन पर्सन। आप हैं कौन, पहले अपनी स्थिति बताइए। हु आर यू? आर यू अ चाइल्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन persons or a foreigner person? There is no problem at all. आप वयस्क हो जाइए और 1 साल के भीतर हमारे इंडियन सिटीजनशिप में जाके अपनी नागरिकता को आप ले लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में है, सिटीजनशिप डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, एक वकील करना पड़ सकता है, हो जाएगा। करना होगा तो हमें बता दीजिएगा। मैं जाऊं छोड़ तक का राव डिपार्टमेंट तक पढ़ाते पढ़ाते, पैसा पूरा वसूल होना चाहिए। अगली बार जब पढ़ाऊंगा ना तो वो फॉर्म लेकर बैठूंगा, भाई साहब यहाँ नाम भर दीजिए, यहाँ पिता का नाम, ये देखिए ऑक्यूपेशन है, इतनी गहराई से पढ़ा दिया है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्यूरियोसिटी नहीं कि सर कहाँ जाएगी। चलो अच्छा। हाँ, क्या चीज? अलग अलग डेट्स है, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम प्रोविजंस थे ना। हम्म। उसी उन्हीं की वजह से तो ये अमेंडमेंट्स हुआ, हमको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट सोली से डॉक्ट्रिन ऑफ सैंगुनिटी की तरफ हम इसी नाते तो गए, इसी नाते गए ताकि हम इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिकता ना दें, रोक पाए उनको। तभी तो ये सारे अमेंडमेंट्स किए गए। नहीं तो भारत चूंकि बढ़ रहा है, अब श्रीलंका की हालत देख ही लो, अभी आज खोल दो गेट तो भर जाएगा पूरा तमिलनाडु, लेकिन नहीं देंगे। हमारे भी तो संसाधन है, हमारे भी तो लोग हैं। फिर वही आसाम वाली दिक्कत वहां शुरू हो जाएगी, केरल तमिलनाडु वहां होनी शुरू हो गई है। अवैध रूप से लोग आना शुरू हो चुके हैं नाव में, लेकिन अब चूंकि हमारी नेवी काफी टाइट है, पकड़ रही है लोगों को। ठीक बात। और कोई प्रश्न? चलिए, इसके बाद जो अगला प्रोविजन होगा दैट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। ये काफी लंबा है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो है काफी लंबा है। इसको हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर हम आपको इसको लिखवा भी देंगे। ठीक है, लिखवाएंगे तो इसे सारे। ये है हिंदुस्तान, क्लियर? इंडियन ओरिजिन का कोई फॉरेन सिटीजन कहीं से भी, कहीं से भी क्या होना चाहिए? भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, जो आउटसाइड इंडिया कहीं का भी नागरिक रहा हो, एक्सेप्ट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश,
if he reside in India and reside here for 7 years, he is eligible to file an application for the Indian citizenship. समझ में आ रहा है? भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति जो दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में आए, 7 साल रहे, तो हम उसको नागरिकता दे देंगे। उसकी जड़ें कभी हिंदुस्तान में थी। उरुग्वे, परग्वे, रामबरन यादव, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से, साउथ अफ्रीका, कहीं से आ जाए। क्लियर? इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, उसे हम तत्काल नागरिकता दे देंगे। देयर इज नो नीड टू रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 years। नहीं समझ में आया ना? मान लो हमारे मूल का व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आया और इंडिया में वो रह रहा है, तो रह रहे हो तो 7 साल रहो, तो हमारे नागरिक बन पाओगे। क्लियर? हमारे ही मूल का व्यक्ति रिसाइडिंग आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं विदेश में ही रह रहा हो, अपने देश में, जिस देश का वो नागरिक है, तो वो जब भी अप्लाई करेगा हम उसको नागरिकता दे देंगे। ये 7 साल की कंडीशन फुलफिल करने की उसको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आपके दिमाग में नहीं चढ़ रहा? क्या नहीं चढ़ रहा? हाँ, आप कौन है? इंडियन सिटीजन हो? हाँ, कई पीढ़ियों पहले आपके दादे परदादे विदेश चले गए। हाँ, बाहर जा कहाँ रहा है? ये तो मैं ये कह रहा हूं भारत से बाहर कहीं रह रहा हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट। ऑलरेडी यू आर रिसाइडिंग अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, कहीं भी, बट यू बिलोंग्स टू द इंडियन ओरिजिन फैमिली। तुम्हारी जड़ें बहुत पहले गिरमिटिया का काम, गिरमिटिया जानते हो, सुना कभी? भारत से अंग्रेज सिर्फ धन संपदा ही नहीं ले गए, भारतीय लोगों को भी ले गए। ठीक है? वो एग्रीमेंट करती थी कंपनी। एग्रीमेंट वर्ड को बोल नहीं पाते थे गांव के लोग, तो एग्रीमेंट बोलते थे। एग्रीमेंट होते होते वो गिरमिटिया हो गया। क्लियर? तो हमारे मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर विदेश में कहीं है, वो धारा 5 के तहत पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन कभी भी मूव कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? लेकिन हमारे ही मूल का कोई व्यक्ति जो इंडिया में आकर रह रहा है, उसको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 पीढ़ियां उसकी कहीं अमेरिका वगैरह में रही, फिर उसको पता चला इंडिया के बारे में, आया, यहीं रहने लगा, वीजा लिया, यहीं रहने लगा। तो अब रहने लगे हो तो 7 साल रहो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है कम से कम 182 दिन भारत में रहिए 365 दिन में, नॉट कंजिक्यूटिवली, लगातार नहीं, 365 दिनों में इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहने का प्रमाण हो। कहां से पता चलेगा प्रमाण? पासपोर्ट पर जो मोहर लगेगी, डेट होगी उसमें, तो कितने दिन आप बाहर रहे हैं ये पता चल जाएगा उससे। क्लियर? तो जो भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति है वो भारत आकर 7 साल रहेगा, तो अनुच्छेद 5 धारा 5 के तहत वह पंजीकरण करवा सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति रिसाइडिंग आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स एक्सेप्ट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा? भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो। किसी देश में कौन सा देश? हम कह रहे हैं अनडिवाइडेड इंडिया, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं,
हमारे देश का मूल का कोई व्यक्ति रहा हो और वह कहीं दुनिया में रह रहा हो, वह जब चाहे हमारे यहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकता है, उसको रेजिडेंस के लिए हम बाध्य नहीं करते। हाँ, लेकिन अक्षय कुमार तो इंडियन सिटीजन है ना, किसने कहा आपको? भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी अगर दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली। लिया होगा, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी अगर आप लेंगे, मैं ये कह रहा हूं। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो वो तो ओसीआई हो गया होगा ना, उसने ओसीआई ले लिया होगा, और 5 साल ओसीआई रहने के बाद आप कभी भी नागरिकता ले सकते हैं। क्लियर? दो बातें समझ में आ गई? क्या समझा? इंडियन ओरिजिन का फॉरेन सिटीजन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया before the application, moving of application for the Indian citizenship, he must be reside in India for 7 years. Clear? Any person who is Indian origin but residing out of India, undivided India, तो वो कभी भी मूव कर सकता है। क्लियर? ये वाले जो व्यक्ति भारत आ रहा है, भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति, क्लियर, या जो विदेशी भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति विदेश में था, इनके चिल्लर फुटकर, क्लियर, भी हमारी नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन ये फुल एज एंड कैपेसिटी होनी चाहिए, पूर्ण आयु और क्षमतावान, कहने का मतलब वयस्क बच्चे। इज इट क्लियर? इंडियन स्पाउस, भारतीय मां बाप के माइनर चिल्ड्रन पंजीकरण करा सकते हैं। क्लियर? भारत में जिन्होंने ओसीआई ले लिया, अगर 5 वर्ष तक ये ओसीआई बने रहे तो ये भी हमारे यहां पंजीकरण करा सकते हैं। क्लियर? और जो पहले कभी भारतीय नागरिक था, छोड़ दिया, फिर ले लिया, ऐसे लोगों के जो वयस्क बच्चे हैं वो भी इंडियन सिटीजनशिप, और वो स्वयं इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। और कोई हमारा बेटा या बेटी विदेशी बहू या दामाद लेकर आ जाए, मैरिज कर ले, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन 7 इयर्स, 7 साल तक पहले हमारे देश में रहना पड़ेगा वीजा पर। 7 साल के बाद हम नागरिकता दे देंगे। बिफोर 2003 अमेंडमेंट इट वाज 5 इयर्स, बट इट इंक्रीज नाउ अडेज 7 इयर्स। पहले ये 5 वर्ष था, घटा बढ़ाकर अब इसको 7 साल कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्लांट हो। राजी मूवी देखी? तो अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 7 साल का टाइम बहुत होता है, घर खोद लेंगे हम, पता कर लेंगे 2-3 पीढ़ियां जो है कहाँ थी, कैसे थी, क्या था क्या नहीं था। अब बहू के बारे में जब पूरी जानकारी हो जाएगी, आईबी की रिपोर्ट आ जाएगी, रॉ की रिपोर्ट आ जाएगी, तब जाकर हमारी मिनिस्ट्री उसको मैरिज के आधार पर नागरिकता प्रोवाइड करेगी। जैसे सुश्री सोनिया गांधी जी, बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और चाहती तो मनमोहन सिंह के फर्स्ट टर्म में वो देश का प्रधानमंत्री भी बन जाती, तुम्हारा संविधान उनको रोक नहीं पाता। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ पर्सन हु इज द बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएस ओनली एलिजिबल टू इलेक्ट द इलेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंटशिप। हाँ, वो अलग बात है कि
किसी भारतीय मूल का बच्चा वहीं पैदा हो, हाँ हाँ, कमला हैरिस हो, या वो एक जो एरिजोना का है गवर्नर बॉबी जिंदल, है ना, ऐसा कोई हो, वो लोग भी कंटेस्ट कर सकते हैं। बॉबी जिंदल कैसे पीछे हटा? बॉबी जिंदल ने डिक्लेयर किया अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में, जो इन हाउस जब होता है, उनसे कहा कि भाई आप क्या करोगे अगर आपको बनाया जाए कैंडिडेट पार्टी की तरफ से? तो उसने कहा कि मैं अमेरिका की जो सबसे बड़ी समस्या है इलीगल इमिग्रेंट्स वाली, उसको मैं खत्म कर दूंगा। मतलब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को कभी भी यूएस सिटीजनशिप नहीं देने दूंगा। उसके जो अपोजिशन में खड़े थे उनका पूरा इतिहास दे दिए दिखा के, तुम्हारा बाप अवैध रूप से अमेरिका में आया था, तुम किस मुंह से खत्म करोगे? चुनाव नाव में लोग घर खोद लेते हैं ना, पता कर लेते हैं सब कुछ, तो उसको अपनी कैंडिडेटशिप पीछे लेनी पड़ी, वापस करना पड़ी। क्लियर? तो ये सारे तरीके हैं जिनमें मैरिज, चिल्ड्रंस, persons of Indian origin residing in India, persons of Indian origin residing outside India, OCIs, and the person who get the Indian citizenship by any way, their major children get the Indian citizenship, भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आया ना? लेकिन इस पूरी कहानी में एक आदमी नहीं आ रहा है, कोई भी एलियन, विदेशी, विदेशी मूल का व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है? वो भी बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, लेकिन वो सेक्शन 5 से नहीं होगा, वो अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 6 बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा हमारा नागरिक बन सकता है। यानी कोई विदेशी मूल का व्यक्ति, बिल्कुल फॉरेन सिटीजन, जिसका इंडिया से कोई लेना देना लस्तगा ना हो, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे सेक्शन 6 के तहत नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्टिफिकेट देने से पहले कुछ शर्तें रखेगी। क्या है शर्त? दैट पर्सन मस्ट बिलोंग टू दैट कंट्री which also provide the Indian citizenship, which also provide the citizenship to Indians by the process of naturalization। यानी वह ऐसे व्यक्ति का, ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जहां भारतीयों को भी देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती हो। सेकेंड, he must declare his intention after the getting the certificate, he will withdraw from the foreign citizenship। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात सर्टिफिकेट अगर उसको मिलता है तो वह अपनी विदेशी राज्य की नागरिकता को त्याग देगा। इस आशय का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्लियर? दैट पर्सन मस्ट बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। वह व्यक्ति अच्छे चाल चरित्र का होना चाहिए, मतलब उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। Clear? That person must have the working knowledge about the any Indian language which is mentioned in the 8th schedule of the Constitution। उस व्यक्ति को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं उनमें से किसी एक भाषा का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। That means he must be understand, read, write and understand any Indian language। Is it clear? And the most important thing is that he must reside in India for 12 years ordinarily। 12 वर्षों तक वह भारत में रहे। 13 years में 12 months exactly उसको रहना पड़ेगा।
एंड 14th ईयर में वो अपनी नागरिकता का जब एप्लीकेशन मूव कर रहा होगा, एग्जैक्टली 6 मंथ इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। क्लियर? इतनी शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो फिर हम आपको देशीकरण का सर्टिफिकेट दे देंगे और आप भारत के नागरिक बना दिए जाएंगे। बट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउट ऑफ बॉक्स जाकर can waive any or all the conditions for the persons who have distinguished knowledge, experience in the field of literature, science, art, or social services, philosophy, or any act in the human development. मानव विकास, विश्व शांति, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान आदि अन्य क्षेत्रों में अगर वह कोई बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो हम ऐसी सारी कंडीशन को या कोई और कंडीशन को त्याग कर उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अदनान सानी। गेटिंग? व्हाई द क्वेश्चन मार्क? समझ में आ गया? तो ये तरीके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। क्लियर? एंड द लास्ट थिंग इज अंडर सेक्शन 7, इफ इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर्स अ फॉरेन टेरिटरी, अगर भारत सरकार कोई विदेशी राज्य का अधिग्रहण करती है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज डिक्लेरेशन डिक्लेयर दैट टू हुम आर दोज पर्संस, वो लोग और वो व्यक्ति किनको हम किन शर्तों पर या कैसे नागरिकता देना चाहते हैं, उस मास को किसको देना चाह रहे हैं, इसकी घोषणा कर सकते हैं। मास लेवल पर एक साथ सबको नागरिकता दे देंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, गोवा, दमन एंड दीव, माहे, यनम, करईकाल, पुडुचेरी। क्लियर? ये जो टेरिटरीज फॉरेन हमारे पास आई बाद में, इनको हमने नागरिकता दे दिया। इज इट क्लियर? यानी 26 जनवरी 1950 को 5, 6, 7, 8 से नागरिकता मिलती थी। 26 जनवरी 1950 के बाद धारा 3, 4, 5, 6 और 7 से नागरिकता दी गई। क्लियर? हमने आपको 5 समझा दिया, 6 समझा दिया, 7 समझा दिया। क्लियर? अनुच्छेद 8 नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 5। 8 कहता था कि पर्सन्स वॉलंटली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, मतलब एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अ सिटीजन on or after 26th of January 1950 if he get registered in the Indian Embassy। यानी अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय संविधान के लागू होने पर या उसके पश्चात विदेश में कहीं जो रह रहा हो, वहां की नागरिकता ले भी रखी हो, अगर वो हमारा नागरिकता पाना चाहता है तो भारतीय दूतावास में जाकर अपना पंजीकरण करा ले। कब तक ये छूट थी? जब तक कि पार्लियामेंट इस विषय पर कोई लॉ नहीं बना देती। पार्लियामेंट ने 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को बना दिया और आज की डेट में हमें पता है इंडियन सिटीजनशिप के एक्ट के तहत इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पंजीकरण करवा सकता है, यानी भारत की नागरिकता ले सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 8। क्लियर? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये 26 जनवरी को सिर्फ 7 आर्टिकल तक को लागू हुए। 8वां आर्टिकल 26 जनवरी को और उसके पश्चात लागू हुआ था। क्लियर? लेकिन वो भी 1955 तक लागू हुआ। 55 के बाद उसका भी प्रभाव खत्म हो गया। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति करता था। तो वो हम जो दूसरा टॉपिक लेंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसमें हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है? यहां तक पिक्चर क्लियर है या ना? तो आज आपको कैसा महसूस हुआ नागरिकता को समझकर? अभी तक आप जो जानते थे उसमें कुछ आपका ज्ञानार्जन हुआ, ज्ञान की वृद्धि हुई,
या पहले से ये सारे प्रोविजन आपको क्लियर थे? क्लियर हो गया है या ना? अब प्रश्न है, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दीज प्रोविजंस? क्या प्रश्न बनेगा? इसका पीटी में तो प्रश्न बनता ही बनता है, मेंस में भी क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे भारत में नागरिकता मिलती है, क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, क्लियर? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में लिख लेंगे, ठीक है? और अब हम मिलेंगे मंडे को, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक, थैंक यू।